व्यवसाय अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण के दो अंग हैं। पहला आंतरिक पर्यावरण इंटरनल एनवायरनमेंट, दूसरा बाह्य पर्यावरण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य पर्यावरण के फर्दर दो और हिस्से हैं, एक तो व्यष्टि परिवेश, व्यष्टि माने होता है माइक्रो, और दूसरा समष्टि परिवेश यानी कि विस्तृत परिवेश। तो आइए सबसे पहले हम आंतरिक पर्यावरण को जानते हैं। आंतरिक पर्यावरण दरअसल प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का अपना एक वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर, जिसके माध्यम से वह अपना व्यावसायिक कार्य करते हैं। इसी को हम आंतरिक वातावरण बोलते हैं। यह दो तरह का होगा, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। व्यवसाय का आंतरिक पर्यावरण दरअसल व्यवसायी या फर्म के नियंत्रण में होता है। फर्म चाहे तो आंतरिक पर्यावरण के घटकों को अपने पक्ष में करके सफलता हासिल कर सकता है और समय समय पे वह परिवर्तन भी कर सकता है। बाह्य पर्यावरण में जो जो परिवर्तन होते रहते हैं उसी के अनुकूल आंतरिक पर्यावरण में भी परिवर्तन करने होते हैं, और यह परिवर्तन संस्था को समय समय पे करने ही होते हैं। इन समस्त फैक्टर्स का जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं, इन पर संस्था का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह जब चाहे इनमें परिवर्तन कर भी सकता है। आइए अब बात करते हैं बाह्य पर्यावरण के यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये बाह्य पर्यावरण से अगर हम इसके जानना चाहें तो संस्था के संपर्क में आने वाले संपूर्ण बाह्य व्यावसायिक पर्यावरण को ही हम बाह्य पर्यावरण बोलते हैं। यानी संस्था के संपर्क में जो बाहरी तत्व आते हैं वो सब एक साथ मिल करके बाह्य पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके दो हिस्से हैं, माइक्रो और मैक्रो। आइए सबसे पहले हम व्यष्टि परिवेश यानी कि माइक्रो इन्वायरमेंट को समझते हैं। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटे स्तर पर। व्यष्टि परिवेश के अंतर्गत वह वातावरण आता है जो कि व्यवसाय या व्यावसायिक संगठन के सीधे संपर्क में होता है। व्यवसाय की नियमित गतिविधियों को ये सीधे प्रभावित करता है। यह एक छोटे से क्षेत्र या सभी बलों के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें फर्म कार्य करता है। यानी कि एक छोटे स्तर पे काम करेगा, छोटे लोकेलिटी या एरिया पे काम करेगा, और वो सारे फोर्सेस इससे संबंधित होते हैं जो फर्म को प्रभावित करते हैं या फर्म जिन फोर्सेस के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ फोर्सेस से तात्पर्य डिमांड, सप्लाई, इनकम, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ये बल यानी कि ये फोर्सेस जो व्यवसाय है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे कंपनी के प्रदर्शन और प्रतिदिन के संचालन को प्रभावित करते हैं, लेकिन करते हैं अल्प अवधि के लिए, यानी कि कुछ कम समय के लिए। ये जो तत्व हैं यानी कि जो फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे थे, उसमें आते हैं ग्राहक, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, सप्लायर्स, पूर्तिकर्ता, जनता, और मार्का यहाँ लिखा है, मेरे ख्याल से यहाँ मार्केट होना चाहिए। ठीक है, यह हो सकता है मार्का का तात्पर्य इनका ब्रांड से हो। ब्रांड भी एकदम बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो इसमें विज्ञापन, रेडियो, टीवी, पत्रिकाएं, सलाहकार वगैरह ये सब शामिल हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके माइक्रो इन्वायरमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं समष्टि परिवेश की, यानी कि बड़ा विस्तृत पर्यावरण। अर्थव्यवस्था के भीतर का वह सामान्य वातावरण जो एक ही समय में सभी व्यावसायिक समूहों के कार्य, प्रदर्शन, निर्णय लेने और रणनीति को प्रभावित करता है। इसको हम समष्टि परिवेश के रूप में जानते हैं। ये प्रकृति में गतिशील होता है, यानी कि लगातार बदलता रहता है, डायनामिक होता है, और बाहरी ताकतों का यह गठन करता है। ऐसी बाहरी ताकतें जो फर्म के नियंत्रण में नहीं होती लेकिन फर्म के कामकाज पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती हैं। इसमें व्यक्ति, समूह, संगठन, एजेंसियां और अन्य सभी कुछ शामिल होता है जिनके साथ फर्म अपने व्यवसाय के दौरान व्यवहार कर रही होती है। समष्टि विश्लेषण के अध्ययन को पेस्सेल विश्लेषण भी जाना जाता है। पेस्सेल उन घटकों के लिए होता है जो पर्यावरण में मौजूद हैं, जैसे राजनैतिक, ये पी से हो गया पॉलिटिकल, आर्थिक, ई से इकोनॉमिकल, एस से हो जाएगा सोशल, ठीक है, या कल्चरल। इसके बाद में टी से होगा आपका
टेक्नोलॉजिकल, कानूनी के लिए इसमें आएगा लीगल, और पर्यावरण के लिए आएगा एनवायरमेंटल। इसी को हम पेस्टल बोलते हैं। इसमें टी साइलेंट मान लिया जाता है, पेस्टल बोल सकते हैं आप चाहें तो ये एक एक अक्षर जो है एक एक डायमेंशन की बात करता है पर्यावरण के। ये जितने भी घटक हैं इन्हें आप डायमेंशन कह सकते हैं या इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। ये सारे एलिमेंट सामाजिक चिंताओं, सरकारी नीतियों, पारिवारिक संरचना, जनसंख्या आकार, मुद्रास्फीति, जीडीपी के जो एस्पेक्ट्स हैं, आय वितरण यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जातीय मिश्रण यानी कि जो कास्ट और क्रीड की स्थितियां हैं कंट्री में, राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और करों और कर्तव्यों आदि जैसे आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों कारकों पर विचार करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा समझिएगा। जो हमने माइक्रो पढ़ा है ये दरअसल अलग अलग फर्म के प्रति इनका रवैया अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस, ये जनता या ब्रांड या ग्राहक अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग व्यवहार कर रहे होंगे, लेकिन जो समष्टि परिवेश होता है, माइक्रो पर्यावरण होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, ये उस इंडस्ट्री में या उस मार्केट में या उस इकोनॉमी में जितनी भी संस्थाएं हैं सबके लिए एक जैसा होगा। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये जनरल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन माइक्रो परिवेश जो होता है ये बेसिकली सब्जेक्टिव है, यानी कि ये अलग अलग फर्म के लिए इनका रवैया, इनका व्यवहार अलग अलग होगा। प्रतियोगियों का अलग अलग होगा, आपूर्तिकर्ताओं का, कर्मचारियों का, शेयरधारकों का, मीडिया का, उपभोक्ता का, इन सब का व्यवहार अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका माइक्रो एनवायरनमेंट है, अब इसमें समझ लीजिए जैसे आपने पेसल पढ़ा तो राजनीतिक पर्यावरण हो, आर्थिक पर्यावरण हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कानूनी पर्यावरण, ये सब एक ही जैसे होते हैं सबके लिए। जितने भी बिजनेस यूनिट्स काम कर रहे होते हैं, ये किसी एक बिजनेस यूनिट के लिए अलग व्यवहार करें, दूसरे के लिए अलग व्यवहार करें, ऐसा नहीं होता। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट है इसके भी दो तरह के घटक होते हैं। एक तो होता है आर्थिक घटक और दूसरा होता है अनार्थिक घटक। इकोनॉमिक फैक्टर्स आर्थिक घटक के अंतर्गत क्या क्या आता है? जनसंख्या संबंधित परिवेश आता है इसमें, इसे हम डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं। आर्थिक परिवेश यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तकनीकी परिवेश टेक्नोलॉजिकल, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परिवेश एनवायरनमेंट। अनार्थिक घटक जो होते हैं उनमें अगर हम जानना चाहें तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, भौतिक परिवेश का मतलब ज्योग्राफिकल परिवेश। इसमें किसी भी कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लैंड वगैरह हैं, खनिज, माइंस, वाटर वगैरह वगैरह, जलवायु, क्लाइमेट, वर्षा, ठंडक, नमी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अनार्थिक घटकों का हिस्सा है। इसके अलावा प्राकृतिक संरचना, विद्युत, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अन्य यातायात यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह भी अनार्थिक घटकों का हिस्सा है। एक और इसमें महत्वपूर्ण है और वह है शैक्षिक वातावरण। तो आइए हम कुछ चीज़ें इसमें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि आर्थिक पर्यावरण क्या होता है। अब हम यहाँ पर डायमेंशंस पढ़ रहे हैं जो आपने अलग अलग सुने हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं आर्थिक पर्यावरण की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, व्यावसायिक वातावरण के सभी तत्वों में से आर्थिक वातावरण एक जटिल व्यवस्था है, एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट या सिस्टम है। इसके बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आर्थिक प्रणालियाँ, इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम वगैरह। आर्थिक पर्यावरण में आप महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, उपभोक्ताओं की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, आर्थिक नीतियाँ यानी कि वही इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बाज़ार की स्थिति यानी कि स्टेट ऑफ मार्केट जैसे विभिन्न फैक्टर्स को आप शामिल करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। ये एक व्यावसायिक फर्म के प्रदर्शन को विधिवत प्रभावित करते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ब्याज दरें क्या होते हैं। देखिए, ब्याज दरों में बदलाव माल और सेवाओं की मांग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि मान लिया होम लोन पर अगर कम दीर्घकालिक ब्याज दरें हो जाएं तो बैंक और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब कैसे फ़ायदेमंद होगा ये थोड़ा सा जान लीजिए। अगर ब्याज की दरों में कमी आ जाए तो आप बतौर उपभोक्ता ज़्यादा लोन ले सकेंगे
कार के लिए, घर के लिए, और आप फिर उनसे जब ज़्यादा कार और घरों के लिए अगर आप डिमांड क्रिएट करेंगे तो होगा यह कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी कि कारों का और मकानों का दोनों का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगेगी। ऐसी स्थिति में रोज़गार ज़्यादा डेवलप होंगे, लोगों की इनकम और बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता आय की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता आय कैसे बढ़ेगी। देखिए, उपभोक्ताओं की आय में अगर वृद्धि हो जाती है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए वो माल और सेवाओं की डिमांड ज़्यादा कर पाते हैं, और जब माल और सेवाओं की डिमांड ज़्यादा होगी तो उत्पादन ज़्यादा होगा, इससे लोगों की आय और बढ़ेगी। उत्पादन से लोगों की आय कैसे बढ़ती है, आप में से कोई जानता है? मैं बताता हूँ। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों की ज़रूरत होगी ना, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। तीसरी बात है मुद्रास्फीति की दर। उच्च मुद्रास्फीति दर उत्पादन की लागत को बढ़ा देती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और महंगाई की दर अगर ज़्यादा हो जाए तो रॉ मटेरियल ही महंगा पड़ता है, लेबरर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, तो इसलिए फर्मों में थोड़ी सी प्रोडक्शन में अड़चन यानी कि बाधा पड़ती है महंगाई के माध्यम से। आर्थिक पर्यावरण पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरअसल विनियमित यानी कि रेगुलेटेड होता है। आरबीआई ही देश में ब्याज की दरों को कम या ज़्यादा कर सकता है। अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह मतलब फ्लो, जो फ्लो होता है मनी का, उस पर आरबीआई का ही पूरा नियंत्रण होता है। भारत में आरबीआई जो होता है यही बैंकों के सभी कामों को नियंत्रित करता है। कैसे? ब्याज की दरों के माध्यम से। तो ये कुछ बातें आपने जानी हैं। एक दो बातें और समझ लीजिए कि जो आर्थिक पर्यावरण होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। कुछ पहलू हैं। पहला पहलू यानी कि पहला एस्पेक्ट क्या है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका। अर्थव्यवस्था वर्तमान जो भी अर्थव्यवस्था का जो मौजूदा संरचना है, यानी कि जो उसकी वर्तमान जो उसका ढांचा है, अरेंजमेंट है, उसमें पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर इनकी क्या क्या भूमिका है। तो अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र विराजमान हैं, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र का वर्तमान में ज़्यादा बोलबाला है और सार्वजनिक क्षेत्र धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ठीक है ना। जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन और प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, इनमें वृद्धि की दर वर्तमान और निरंतर कीमतों पर दोनों, यानी कि अगर जीडीपी की हम बात करें और पर कैपिटा इनकम है, अगर इसमें वृद्धि की दर हम जानना चाहें कितनी है तो उसे हमें दो कीमतों पर जानना पड़ेगा। एक तो जो वर्तमान मूल्य हैं उन पर, और दूसरा जो कंटिन्यूइंग जो प्राइसेस होते हैं उन पर। कंटिन्यूइंग प्राइसेस का मतलब कोई बेस प्राइस लेकर के हम अध्ययन करते हैं जीएनपी का और पर कैपिटा इनकम का। तीसरी बात है विभिन्न उत्पादों के निर्यात और आयात की राशि। अलग अलग उत्पाद होते हैं, उनको हम कितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट, कुछ का हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ का इंपोर्ट कर रहे होंगे। एक ही वस्तु का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करें ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अलग अलग वस्तुओं का किसी का निर्यात यानी एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और किसी का हम आयात कर रहे होंगे। परिवहन और संचार सुविधाओं में वृद्धि लगातार होती ही है, हो ही रही है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में रुझान। कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है क्या? औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है क्या? अगर बढ़ रहा है तो किसी गति से बढ़ रहा है? रुझान का मतलब होता है ट्रेंड से, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये देखना होगा। बचत और निवेश की राशि। बचत माने सेविंग्स होता है। लॉन्ग टर्म में जो आपकी सेविंग्स होती हैं वही कैपिटल बनती हैं, और कैपिटल को ही आप कहीं निवेश कर पाते हैं यानी कि इन्वेस्ट कर पाते हैं। आंतरिक के साथ साथ सार्वजनिक ऋण। आंतरिक का मतलब होता है इंटरनल, जो आप ऋण जिसकी बात करते हैं वह कैपिटल ही होती है। और सार्वजनिक बाहरी सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है कि जब आप बाहरी व्यक्तियों से ऋण लेते हैं, पब्लिक डेट लेते हैं, तो यहाँ सार्वजनिक ऋण का तात्पर्य पब्लिक डेट से होता है, जो कि बेसिकली सरकार लेती है। और इसके कई तरीके हैं। सरकार जो है बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड, और जनता उसे खरीदती है, इसी को पब्लिक डेट कहा जाता है। आंतरिक ऋण का मतलब होता है जब आरबीआई से गवर्नमेंट ऋण लेता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की प्रकृति, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मनी सप्लाई का नेचर क्या है।
तो मनी सप्लाई का नेचर कई तरीक़ों से देखा जाता है। इसमें मनी की प्रकृति को पढ़ना होता है और उसका कंट्रोल किसके हाथों में है ये देखना होता है। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति का पूरा जिम्मा सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई के पास है। सिवाय 1 रुपये का जो नोट होता है उसको छोड़ करके और सिक्कों को छोड़ करके समस्त नोट्स आरबीआई छापता है, ठीक है। और जो सिक्के होते हैं या जो 1 रुपये का नोट होता है वो भारत सरकार के टकसालों में छापे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित परिव्यय यानी कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में प्लान्ड एक्सपेंडिचर उनकी स्थिति क्या है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो आपने सोचा है कि हम क्या क्या खर्चे करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में भुगतान और परिवर्तनों का संतुलन। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो कोष है हमारे पास, उसमें भुगतान और परिवर्तनों का संतुलन। भुगतान और परिवर्तनों का संतुलन से तात्पर्य वही है कि विदेशी मुद्रा में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो बढ़ोतरी होती है और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसमें कमी आती है। तो ये एक संतुलन आपको स्थापित करना होता है एज एन इकोनॉमी। तो कुछ बहुत कई सारे मुद्दों को यहाँ पे इन्होंने आर्थिक पर्यावरण में आपको बताने की कोशिश की है। मैंने हर एक टर्म को कोशिश की है कि इंग्लिश में भी मैं बताता चलूँ। अगर आपको कोई बात लगता है नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को वापस जा करके फिर से देखें आर्थिक पर्यावरण को। इसे 2 या 3 बार देखने के बाद निश्चित रूप से आपको बातें कुछ समझ में आ जाएंगी। जो बातें ना समझ में बिना संकोच आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी बात रखिए। हम यहाँ पर आज सोशल इन्वायरमेंट और पढ़ेंगे और उसके बाद आज का लेक्चर पूरा करेंगे। सोशल इन्वायरमेंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। व्यवसाय जहाँ पे भी हो रहा है उस व्यवसाय को वहाँ का जो सामाजिक ज्ञान है वह अगर नहीं है तो वह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि समाज जो है वही व्यवसाय का आधार होता है। व्यवसाय कभी भी आइसोलेशन में ना तो एग्जिस्ट कर सकता है और ना डेवलप कर सकता है। सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। कौन कौन सी सोशल संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या कार्य है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ये भी आपको पता हो। सोशल बिलीफ क्या हैं लोगों के जहां आप बिजनेस करने वाले हैं। शिक्षा लोगों की कैसी है। सामाजिक मान्यताएं क्या क्या हैं, लोग किन किन परंपराओं का अनुसरण करते आ रहे हैं, यह भी आपको पढ़ना रहेगा। किसी भी व्यवसाय को सामाजिक वातावरण अलग अलग तरीक़ों से प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य होता है वहाँ की परंपराओं, साक्षरता की दर, एजुकेशनल लेवल जो है लोगों का, जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़, रीति रिवाज तो आप समझते ही हैं कि लोगों के जो भी कस्टम्स हैं, जो उनके परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, तो वो सब इसमें आता है। लाइफ स्टाइल लोगों की कैसी है, जैसे भारत में ज़्यादातर लोग गांव में रहने वाले सुबह उठने में यकीन करते हैं, शहर के लोग देर तक सोने में यकीन करते हैं। ज़्यादातर, मैं सबकी बात नहीं करता, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। शहर में भी बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, बड़े जल्दी सुबह उठ जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं। गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देर तक सोते हैं, लेकिन प्रतिशत अलग अलग है। ज़्यादातर लोग गांव में जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ ऐसी हैं। उनको सुबह सुबह उठ करके अपने घरों में जो पले हुए जानवर हैं उनको फीड करना होता है, उनको खिलाना होता है, तो उन्हें सुबह उठना होता है। और शहर में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, तो हेल्थ के लिए जो कॉन्शियस लोग हैं उनके अलावा बहुत कम लोग उठते हैं। और हेल्थ के लिए कॉन्शियस लोगों की अभी भी संख्या काफ़ी बढ़ने के बावजूद भी कम है शहरों में। तो अभी भी आपने जीवन शैली देख ली। जनसांख्यिकीय वितरण का मतलब होता है डेमोग्राफिक कंडीशन, कितने पुरुष, कितनी महिला, कितने बच्चे, कितने वृद्ध, कितने युवा, ये सारी बातें, कितने बेरोज़गार हैं, कितने रोज़गार में हैं, वगैरह वगैरह, ये सब डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। समाज की अन्य विशेषताएं भी हैं जिनको पढ़ना होता है। यहाँ परंपरा का अर्थ बताया गया है, रीति रिवाज, सामाजिक प्रथाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हैं, त्योहारों का उत्सव जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, गुरुपर्व, ईद वगैरह। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आप कहीं ना कहीं तमाम व्यावसायिक कार्यों में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इन अवसरों पर मिठाई के निर्माता कार्ड अभियान, उपहार वगैरह ये सारे कार्यक्रम चलाते हैं। कार्ड अभियान का मतलब क्या होता है, दीपावली पे आप जो भी आपके परिचित ग्राहक होते हैं उनके घरों में आप कार्ड दिवाली की शुभकामनाओं के भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, वगैरह वगैरह। इससे लोग आपके अपने बने रहते हैं। सामाजिक वातावरण में परिवर्तन
एक उत्पाद की मांग, श्रम और पूंजी इनकी सप्लाई को प्रभावित कर रहे होते हैं। यदि कोई व्यवसाय इस तरह के बदलावों के अनुकूल नहीं है तो उसका अस्तित्व समझ लीजिए कि खतरे में है। व्यवसाय और समाज के बीच सहयोग से व्यवसाय में उछाल आ सकता है, जबकि उनके बीच अगर टकराव हो जाए तो व्यवसाय में लॉस हो सकता है, उस पर संकट आ सकता है। कोई भी व्यवसाय उस समाज का हिस्सा है जिसमें वह संचालित हो रहा होता है। लोगों की खरीद और उपभोग की आदतें, उनकी भाषाएं, ग्राहकों की पसंद, उनका टेस्ट, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते ही हैं। व्यवसायियों को उन कारकों की कल्पना करके पर्याप्त रूप से सतर्क रहना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके संगठन को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय और समाज के बीच सहयोग से व्यवसाय में उछाल देखा जाएगा, यानी कि वह एक्सपेंड करेगा और पेशेवर प्रबंधकों के साथ साथ देश के विकास में भी मदद मिलेगी। यानी अगर व्यवसाय आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं उनके साथ साथ देश के विकास में भी वृद्धि होगी, यानी कि जो पेशेवर प्रबंधक हैं वह भी डेवलप करेंगे और देश भी डेवलप करेगा। अगर सामाजिक पर्यावरण के बदलाव के लिए खुद को ढालने में किसी भी व्यावसायिक संगठन से कोई विफलता हुई, यानी कि अगर वह ऐसा करने में, ढलने में, व्यावसायिक सामाजिक वातावरण में अगर कोई बदलाव हुआ और कोई व्यावसायिक संस्था उसके साथ तालमेल बिठाने में या खुद को ढालने में विफल हो जाए तो ग्राहकों में असंतोष पैदा होगा और उसकी अस्वीकृत उत्पादों की मांग कि यह पारी कभी भी उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। मतलब अगर मान लिया ग्राहक असंतुष्ट हो गया तो वह आपकी वस्तुओं की या आपके उत्पादों की मांग को कम कर देगा और ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस खतरे में आ सकता है। उदाहरण के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन, अल्पसंख्यकों और महिलाओं आदि के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग सामाजिक आवश्यकता के उदाहरण हैं और इनके साथ अगर तालमेल नहीं बिठाएंगे तो खतरे में आ जाएंगे। अगर हम बात करें सामाजिक परिवेश के प्रमुख पहलुओं की तो इसमें आता है नए उत्पादों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण और पुराने उत्पाद जो हैं, जीवन शैली, व्यावसायिक वितरण आदि में सुधार। नए उत्पाद जब कभी आते हैं तो लोग उनके प्रति अपना क्या रवैया अपनाते हैं, क्या वो बड़े उत्साह के साथ उन्हें अपनाते हैं या पुराने उत्पादों पर ही वो टुके रहते हैं। लाइफस्टाइल क्या है लोगों की, और जो व्यावसायिक वितरण होता है वो और बेहतर किया जा सके, उसमें सुधार किया जाए। लोगों की कंजप्शन हैबिट्स क्या हैं, परिवार की संरचना क्या है, क्या एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि औसत रूप से एक व्यक्ति किसी एक कंट्री विशेष में कितने साल तक जीवित रहता है। जैसे भारत में ये लगभग 65 साल मानी जाती है, 65 से 67 साल कुछ है एग्जैक्टली, देख लीजिएगा गूगल पे। जीवन की गुणवत्ता यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का। शिक्षा की प्रणाली, साक्षरता की दर, महिला श्रमिकों की उपस्थिति वर्क प्लेस पे, आबादी में बदलाव, जैसे भारत में आबादी में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, आबादी हमारी लगातार बढ़ रही है। जन्म और मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, और श्रमिकों से अपेक्षाएं क्या हैं समाज की। ये सारी चीज़ें सामाजिक पर्यावरण का निर्माण करता है। आज के लिए इतना ही। राजनीतिक पर्यावरण हम कल पढ़ेंगे। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहें, इन वीडियोस को बार बार देखें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को और समझने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ साझा करें। वीडियो अच्छा लगने पे आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसी के आधार पे हम इन वीडियोस की गुणवत्ता को बेहतर कर सकेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।